Okay, dear students, welcome to the new session. ठीक है बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ. आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के इम्प्लीमेंटेशंस. ठीक है, और हम थोड़े से न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. देन हम न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे. ये हमारा आज का टारगेट है. ठीक है बेटा, तो हमने देखो अभी तक न्यूटन सेकंड लॉ हमने क्या पढ़ा था कि F इक्वल्स टू m इंटू ए. ठीक, फोर्स की यूनिट SI यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, न्यूटन. ठीक, तो यानी 1 न्यूटन फोर्स कब होगा जब 1 मास कितना हो 1 kg और एक्सीलरेशन कितना हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो देखो यहां से 1 न्यूटन की एक डेफिनेशन निकल के आएगी. ठीक, तो पहली चीज तो यहां से इस डेफिनेशन को समझे कि फोर्स 1 न्यूटन कब होगा. फोर्स 1 न्यूटन तब कहलाएगा जब 1 kg मास में 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन को जब वो प्रोड्यूस करेगा तो वो फोर्स कितना कहलाएगा 1 न्यूटन का. ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि when the force is said to be 1 newton when it produces a acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kilogram. ठीक है बेटा, ये बहुत आसान डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, लेकिन बहुत सटीक डेफिनेशन है कि 1 न्यूटन के कितना फोर्स होता है. तो 1 न्यूटन कितना फोर्स होगा कि जो 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन में को जो प्रोड्यूस करेगा वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे 1 न्यूटन बोलेंगे. ठीक, चलिए हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू क्या था m इंटू ए. ठीक, पीछे वाले फॉर्म में पहुंचे तो a की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो गया ये v माइनस u अपॉन t. F की वैल्यू कितने आ गई mv माइनस mu अपॉन t. देखो यहाँ से एक फैक्टर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t वाला फैक्टर आ रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी t का फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है, यानी जैसे कि इसका देखो अब इसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कैसे है. जैसे एक क्रिकेटर क्या करता है, एक बॉल को कैच करता है. जब उस बॉल को कैच करता है तो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे लेके जाता है. तो उस टाइम लैप्स को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है. इस t की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा तो उसके हाथ पे जो फोर्स का जो इम्पैक्ट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाती है. ठीक, तो जो एक कैच करने वाला क्या करता है, कैच लेता है तो उसको भी क्या करता है, हाथ को पीछे की तरफ लेता है. दूसरा रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन आपने देखा होगा, लॉन्ग जंप लगाने वाले. ठीक, जो लॉन्ग जंप लगाते हैं या हाई जंप लगाते हैं, जब वो जमीन पे कूदते हैं तो दूसरी तरफ मिट्टी कैसे रखी जाती है, सॉफ्ट रखी जाती है. सॉफ्ट क्यों रखी जाती है, जब आप उस पर कूदें तो टाइम लैप्स क्या होगा, वहां पे इंक्रीज हो जाएगा. तो आपका जो चेंज इन मोमेंटम है आपकी बॉडी के ऊपर, उसका फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी. ठीक, तो ये क्या है, इसके कुछ रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है. क्वेश्चंस जहां भी यूज करे जाते हैं, ठीक, वहां पे भी इसी चीज का यूज करा जाता है कि वहां पे जो टाइम लैप्स है उसे बढ़ा दिया जाए तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाए, वहां पे कम हो जाए. ठीक, तो ये है हमारे पास इसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन. चलिए अब देखिए एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. न्यूमेरिकल जैसे देखो, इसमें न्यूमेरिकल आप एक चीज अच्छे समझना कि फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्या है, m इंटू ए. अल्टीमेटली आपने पिछले जो मोशन वाले चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे आप. v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. इन तीन बेसिक इक्वेशन का ही यूज करेंगे. बस आपको इनमें सब में क्या कॉमन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट आपको हर बार फाइंड करना पड़ेगा एक्सेलरेशन. ठीक, तो जैसे एक आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ velocity of 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर in
10 seconds if the mass of body is 10 kg, find the force। और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बिग क्वेश्चन। तो हमारी बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन पे 0, ठीक। एम की वैल्यू देखिए, अगर हम यू की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन पे 0, कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली उसने 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18, ये कितना आ गया हमारे पास निकल के 5, ये कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड, ठीक। टाइम कितना लगा है उसको 10 सेकंड्स का। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं मतलब v = u + 80, तो v की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू हो गई 25, u की वैल्यू क्या हो गई 0, 1, और टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 25/10 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। मास कितना है उसका 10 kg है, तो f की वैल्यू क्या होती है m × a, तो मास की वैल्यू कितनी हो गई 10, a की वैल्यू कितनी हो गई 2.5, आंसर कितना आ गया 25। क्लियर। तो ऑलमोस्ट आपको हर बार क्या फाइंड करना पड़ेगा, a की वैल्यू फाइंड करनी है, और f = m × a में आपको इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। क्लियर। चलिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको और बताता हूं। A body is moving with a velocity of 20 meter per second, get stopped in 100 meters if the mass of the body is 10 kg और 20 kg लेते चलो इस बार, ठीक। मास ऑफ द बॉडी 20 kg, फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स। देखिए हमारे पास क्या है, एक बॉडी है वो मूव कर रही है एक वेलोसिटी से कितने 20 मीटर पर सेकंड से, और वो स्टॉप होती कितने डिस्टेंस पे 100 मीटर पे जाके वो रुक जाती है, ठीक। और मास कितना है बॉडी का 20 kg, तो उसमें रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करना है। तो देखो इसमें आपको u की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनली स्टॉप हो जा रही है बॉडी, तो यानी v की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0 दे रखी है, ठीक। s की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 100 दे रखा है। तो तीन इंफॉर्मेशन है आपके पास। यहाँ पर टाइम है कहीं भी नहीं, नोन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाएंगे थर्ड। देखो ये बात ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने में u है, v है, s है, टाइम नहीं है। तो अगर टाइम नहीं है तो सेकंड इक्वेशन गायब, फर्स्ट इक्वेशन गायब, सिर्फ कौन सी लगेगी थर्ड इक्वेशन, ठीक। तो क्या होगा v² - u² = 2as। तो v की वैल्यू कितनी होगी 0 माइनस 20 का स्क्वायर = 2 इंटू a की वैल्यू फाइंड करनी है, s की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो कितना आ गया माइनस के 400 = 200 इंटू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 400/200 यानी माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। f की वैल्यू क्या होगी हमारे पास अगेन m × a की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, a की वैल्यू कितनी हो गई 2, कितने आ गया 40 न्यूटन फोर्स, ठीक। 40 न्यूटन फोर्स लगे। क्लियर। अगेन हमने क्या फाइंड करा है, a फाइंड करा है, वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दिया, f की वैल्यू m × a। क्लियर। देखो टफ नहीं है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। इसके फर्दर ऑन न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर आप आके हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक। और
इस वीडियो से पहले के जितने भी वीडियोस हैं 9th क्लास से रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिगार्डिंग, आई बटन में लिंक है, आप उसमें चेक कर सकते हैं और बाकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक, ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आए। क्लियर? चलिए अब हम शुरू करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिकल एस्पेक्ट बताया तो कैसे? जैसे कि देखो इसकी हम शुरुआत ही देखो, पहले इसकी डेफिनेशन से बात करते हैं। ये डेफिनेशन कहती है इसकी, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का क्या होता है? एक रिएक्शन होता है। वही हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। भैया किसी से आप कुछ कह दें तो उस एक्शन का क्या होता है? तुरंत एक रिएक्शन जनरेट हो जाता है। क्लियर? उस एक्शन का क्या जनरेट हो जाता है? तुरंत एक रिएक्शन जनरेट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास फिजिक्स में भी लॉज आते हैं। तो हर एक एक्शन का क्या होता है? एक रिएक्शन जनरेट होता है। अब देखो इसको हम रियल लाइफ से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमने एक दीवार ले ली, ये दीवार है, ये वॉल है, एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे और पैरों में क्या है इसके? स्केटबोर्ड है, ठीक। ये क्या कर रहा है? दीवार को अगर ये पुश करेगा तो इसका मोशन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। जैसे ही दीवार को पुश करेगा, जैसे मैंने स्केटबोर्ड पहन रखे, मैं दीवार को पुश करूं तो मैं किधर मूव करने लगूंगा? इस डायरेक्शन में मूव करने लगूंगा। तो एक्शन किधर करा इसने? इस दीवार पे। रिएक्शन किसके ऊपर है? इसके ऊपर है। तो देखो यहीं पे बहुत बेसिक सी बात करेंगे। इस दीवार को बोल दिया हमने फर्स्ट बॉडी और इस पर्सन को बोल दिया हमने सेकंड बॉडी। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इक्वल्स टू फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। बस दोनों में फर्क क्या होगा? एक माइनस साइन का फर्क होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। यानी फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इक्वल्स टू फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, पर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। क्लियर? अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बताऊं आपको तो वो यही है, F इक्वल्स टू F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी भी चीज पे एक्शन करेंगे उसके अपोजिट आपको क्या होगा? एक रिएक्शन जनरेट होके मिलेगा। जैसे अब देखो इसका रियल लाइफ में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा ये। जैसे रॉकेट होता है, ठीक। रॉकेट के जितने भी बूस्टर्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं? हमारे पास ये रॉकेट हो गया, ठीक। यहां से क्या होती है? हॉट गैसेस रिलीज होती हैं रॉकेट में से। फोर्स कितना लगता है? डाउनवर्ड। रॉकेट का मोशन कैसा होता है हमारे पास? अपवर्ड होता है, ठीक। बोट या फिर स्विमर। बोट में क्या होता है? नॉर्मली बोट में क्या होता है? हम पैडल से पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में और बोट किस डायरेक्शन में मूव करती है? इस डायरेक्शन। तो हम एक डायरेक्शन में, हम नॉर्मली जो वॉक कर रहे हैं, हमारी वॉकिंग में किस वजह से पॉसिबल है? इसी वजह से हम जमीन को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। इससे ही हम फोर्स जनरेट कर रहे हैं और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन की वजह से ही पॉसिबल है। क्लियर? तो यहाँ पर ये रॉकेट का मूव करना, बोट का मूव करना, स्विमर का मूव करना। नॉर्मली आप जैसे कि बोट पे खड़े हो, किनारे पे जब आप कूदेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हो, बोट पे खड़े हो और जैसे आप बाहर कूदें प्लेटफॉर्म पे,
तो जैसे आप पुश करेंगे तो बोट की इधर जाएगी इस डायरेक्शन में, और आपने पुश की इधर लिया फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, जितने भी प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं बोट्स के, शिप्स के, सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। बैकवर्ड थ्रस्ट जनरेट करते हैं और फॉरवर्ड क्या होते हैं, वो आगे उसमें वो मूव करते हैं। क्लियर? तो देखो ये है हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो स्टिल मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा, न्यूटन के ये तीनों लॉ आप बहुत अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इनको अच्छे से एकदम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा आपको, ऐसा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ठीक, वो हमारा इस चैप्टर के रिगार्डिंग लास्ट सेशन होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और उसके बाद देखिए इसमें न्यूटन सेकंड लॉ के रिगार्डिंग और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन दोनों के बैठ के इन दोनों टॉपिक्स के रिगार्डिंग एक बार एक हम लोग सेशन रखेंगे, न्यूमेरिकल सेशन। तो एक सेशन हमारे पास नेक्स्ट होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, उसके बाद एक सेशन रखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल का। तो हमारे इस टोटल उसमें 2 सेक्शन और आएंगे हमारे, और आप इसमें कंटिन्यू वॉच करें और कंटिन्यू आप इसमें बने रहें। ठीक, टिल देन थैंक यू, गुड नाइट।